जाओ माँ को बुलाओ। रमन कपड़ों का बड़ा व्यापारी है और रेशमा उसकी बेटी है। बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ी हुई है। बचपन में स्कूल में कुछ होता था तो खुद की गलती होने पर भी रेशमा रोने लगती थी और हर बार हर तरफ रेशमा की माँ उसकी तरफदारी करने पहुंच जाती थी। सीमा के लाड़ प्यार से रेशमा बड़ी ही जिद्दी और लड़ाकू हो गई थी, यहाँ तक कि उसे किसी से बात करने की भी तमीज़ नहीं रही। बचपन में सीमा को रेशमा का बर्ताव देखकर हंसी आती थी, लेकिन जैसे ही रेशमा की उम्र बढ़ती गई सीमा की चिंता भी। अब रेशमा बड़ी हो गई थी लेकिन फिर भी उसमें ज़रा भी फर्क नहीं आया था। ऊपर से उसका जिद्दी स्वभाव और भी ज़्यादा जिद्दी हो गया था। एक दिन हीरो का बड़ा व्यापारी सुधाकर अपने बेटे के लिए रेशमा को पसंद करता है। रेशमा दिखने में चांद की तरह सुंदर थी। सुधाकर को लगा कि सीरत में भी रेशमा ऐसी ही होगी। सुधाकर दूसरे ही दिन रमन के घर पहुंच जाता है उसके बेटे विवान के लिए रेशमा का हाथ मांगने। अरे भाई, मेरा दोस्त रमन शर्मा यहीं रहता है ना? तुम्हारा दोस्त रमन तो यहीं रहता है, पर कहाँ थे तुम इतने दिनों से? कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं, दोस्त की याद भी नहीं आती थी क्या? सारे जवाब यहाँ दरवाजे के बाहर ही चाहिए क्या? अंदर नहीं बुलाओगे? आओ आओ अंदर आओ। सीमा जरा चाय नाश्ता बनाओ, हमारे परम मित्र आए हैं। याद तो बड़ी आती थी लेकिन क्या करूँ, कारोबार में इतना व्यस्त था कि कभी फुर्सत ही नहीं मिली। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, कारोबार संभालने लग गए हैं, फिर क्या, अब मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। हमारा भी कुछ ऐसा ही है। मेरा बेटा नीरज वो भी यही कहता है, पापा आप आराम करो, कारोबार मैं संभाल लूँगा। अब ज़्यादा काम हो, त्योहार, तभी जाता हूँ दुकान पर, नहीं तो बस घर पर रहता हूँ। बाकी सब कैसा चल रहा है? और हमारी रेशमा तो कितनी बड़ी हो गई है। कल भाभी जी के साथ उसे मंदिर में देखा। भाभी जी को आवाज़ भी लगाई लेकिन शायद उन्होंने सुनी नहीं। तभी सोचा कितने दिनों से, शायद सालों से तुमसे मिलना नहीं हुआ, तो फिर मैं चला आया। अच्छा किया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि तुम आए। रेशमा बेटा इधर आओ, ये मेरे परम मित्र सुधाकर वर्मा है, हीरो के बड़े व्यापारी। नमस्ते अंकल जी। पापा मुझे इनके बारे में पता है, इनकी बिजनेस की ऐड मैंने पेपर में पढ़ी थी। रमन काफ़ी सुंदर है हमारी रेशमा, बचपन में देखा था। कितने साल हो गए अब? वैसे क्या कर रही हो रेशमा बेटा? मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ अंकल। अच्छा। पापा मैं भी आई। रमन, मैं यहाँ तुमसे मिलने तो आया था लेकिन मेरे दिमाग में एक बात और भी थी। अरे कहो ना दोस्त, खुलकर बोलो। मुझसे क्या बात हो सकती है? बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, भगवान के दया से बिजनेस तो ठीक ठाक है। लेकिन मेरे बेटे विनीत को तो तुम जानते ही हो, उसके लिए अपनी रेशमा का हाथ मांगने आया हूँ मैं। मैंने सोचा इस दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल देते हैं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। रेशमा की शादी, अभी हमने कुछ सोचा नहीं है उसकी शादी के बारे में। मुझे उसकी माँ से बात करनी होगी। हाँ, तुम अच्छे से अपना वक्त लो और बाद में बताना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने तो बस अभी मेरे दिल की बात रखी है। मैं जल्दी ही सीमा से और रेशमा से बात करता हूँ। तुम विनीत का फ़ोटो मुझे भिजवा देना, मैंने भी उसे काफ़ी समय से देखा नहीं है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, जल्दी मिलते हैं। सुधाकर के जाने के बाद रमन सीमा को सुधाकर के आने का कारण बताता है। क्या हुआ जी, क्यों आए थे भाई साहब इतने दिनों बाद? सुधाकर ने अपनी रेशमा को कल मंदिर में देखा था। वो चाहता है कि हमारी बेटी की शादी उसके बेटे विनीत से हो। तो फिर क्या कहा आपने? अभी तो कुछ कहा नहीं मैंने, सोचा पहले तुमसे और रेशमा से बात कर लूँ। और तुम्हें तो पता ही है हमारी रेशमा कितनी ज़िद्दी है, किसी भी बात को लेकर कहीं तक भी पहुँच जाती है। और उनके परिवार में सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि रेशमा की वजह से उस घर में दरार आए। अरे क्या कह रहे हो आप ये? माना कि हमारी रेशमा ज़िद्दी है, लड़ाकू है, लेकिन दिल की साफ़ है। मुझे भी उसकी चिंता होती है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो सयानी हो जाएगी। तुम सही कह रही हो, देखते हैं उससे बात करके। क्या चल रहा है मम्मी पापा, किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारी पढ़ाई भी हो गई है, तो हम सोच रहे थे क्यों ना बाकी सारी लड़कियों की तरह तुम्हारी भी शादी हो। मेरी शादी? मुझे नहीं करनी अभी शादी। बेटा आज नहीं तो कल तो शादी करनी होगी। बेटा तुम्हारे लिए बड़े अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। आज ही तुम्हारे पापा के दोस्त ने उनके बेटे का रिश्ता लाया था तुम्हारे लिए। उनका हीरो का बड़ा व्यापार है, घर भी काफ़ी बड़ा है और उनके घर के लोग भी ना काफ़ी अच्छे हैं। वो सुधाकर अंकल जिनसे मैं सवेरे मिली थी। लेकिन शादी होगी तो मुझे इस घर से जाना होगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के बिना मैं रह पाऊँगी। हमारा परिवार कितना छोटा है और उनका परिवार कितना बड़ा, काफ़ी लोग रहते हैं उनके घर में। इतने लोगों के साथ क्या मैं रह पाऊँगी? बेटा हर लड़की को शादी से पहले ऐसा ही लगता है, लेकिन शादी होते ही एक पराया घर लड़की अपना लेती है और वहीं की हो जाती है।
तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा तुम कब उनके घर की हो जाओगी, उनके घर को अपना लोगी। और हम दोनों हैं ना, जैसे हमेशा हम दोनों हर बात में तुम्हारे साथ खड़े थे, वैसे ही हमेशा तुम्हारे साथ हम खड़े रहेंगे। तुम चिंता मत करो। कल लड़के की तस्वीर आएगी, तुम देख लेना अच्छे से और सोच समझ कर अपना जवाब देना, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है माँ, देखते हैं। अगले दिन सुधाकर अपने नौकर के साथ विनीत की तस्वीर रमन के घर भेजता है। थोड़े दिनों में रेशमा अपना जवाब घर वालों को दे देती है। रेशमा शादी के लिए तैयार हो जाती है। अगले कुछ ही दिनों में रेशमा और विनीत की शादी हो जाती है। बेटा रेशमा, इस घर को अपना घर ही समझना। अब से ये घर तुम्हारा ही है। जी पापा जी। रमन कह रहा था तुमने फैशन डिज़ाइनिंग की है, तो तुम्हें गहनों के बारे में भी जानकारी होगी। अगर घर में कभी मन नहीं लगे तो तुम ऑफिस आ जाना, उतना ही तुम्हारा मन बहल जाएगा। जी पापा जी। रेशमा नई थी तो उसकी जेठानी प्रणीता उसे हर वक्त संभाल लेती थी, उसकी हर गलती छुपा लेती थी। लेकिन रेशमा को अब आदत पड़ गई थी गलतियां करने की, क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी हो जाए भाभी तो सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन एक दिन प्रणीता रेशमा को उसकी गलतियों के बारे में बताती है। रेशमा, तुम नई थी, इस वजह से मैंने अब तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। मुझे लगा जैसे ही तुम्हारी शादी को दिन बीतते जाएंगे तुम्हें बदलाव आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी शादी को अब 6 महीने हो गए, अभी तक तुम्हें घर का कोई काम ठीक से करना नहीं आता। अब देखो तुम रोटियां बना रही हो, अच्छे से सेक भी नहीं रही हो। ऐसी रोटियां खाने में अच्छी नहीं लगती। भाभी आप जानबूझकर गलतियां निकाल रही है ना मुझ में। आपको अच्छा नहीं लगता होगा ना कि घर में सब मुझसे कितने अच्छे से बात करते हैं, पापा जी मेरा ख्याल रखते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे आने से आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, इसीलिए आप मेरी गलतियां निकाल रही हो ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है रेशमा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि तुम घर के काम अच्छे से सीख जाओ, ताकि तुम्हारे काम माँ जी को पसंद आए। और तुम्हारे आने से इस घर में मेरी जो जगह है वो कभी नहीं बदलेगी, पता है मुझे। तुम ये ना अपने दिमाग से ख्याल निकाल देना कि मैं तुम्हारी छवि खराब करने के लिए तुम्हें गलतियाँ निकाल रही हूँ। क्या हो रहा है बहू? तुम दोनों के झगड़े की आवाज़ बाहर मंदिर तक आ रही है। क्यों एक दूसरे से इतनी बड़ी आवाज़ में बात कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैंने बस रेशमा से कहा कि रोटियां अच्छे से सेकना, तो उसे बुरा लग गया। नहीं माँ जी, भाभी आपको बेवजह कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर बता रही हैं। पर सच में तुम रोटियां तो अच्छी नहीं बनाती हो रेशमा। तुमने किए हुए कितने आधे अधूरे या फिर गलत काम प्रणीता पूरे और ठीक से करती है। माँ जी, अब आप भी भाभी की बातों में आ गई। इस घर में मुझे कोई नहीं समझता। अब मैं ये सारी बातें अपनी माँ को बताऊंगी। मैं कल ही उनको बुला लेती हूँ और उनके साथ चली जाती हूँ। रेशमा रोने लगती है। अरे रेशमा चुप हो जाओ बेटा, रो मत। तुम्हें जो जैसा आता है तुम वैसा करना, बस तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और जो तुम्हें नहीं करना ना वो रहने देना, वो मैं और प्रणीता कर लेंगे। बड़ी बहू, तुम्हें भी नहीं करना है तो तुम भी मत करो, लेकिन रेशमा को कुछ मत कहना। मुझे माफ़ कर दो रेशमा, अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं आज से तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगी बस। सविता प्रणीता को डांटती है। ये देखकर रेशमा बड़ी खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पहले रेशमा से नादानी में गलतियां हो रही थी, लेकिन अब तो रेशमा जानबूझकर गलतियां करने लगी थी। वो जानबूझकर प्रणीता की साड़ी जला देती है एक दिन। अरे रेशमा, ये क्या कर दिया तुमने? ये साड़ी मुझे कितने प्यार से दी थी इन्होंने, और तुमने इसे जला दी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? जानबूझकर थोड़ी ना जलाइए भाभी, आपकी साड़ी गलती से जल गई। आप तो ऐसे तमाशा करिए हो जैसे मैंने जानबूझकर आपकी साड़ी जलाई हो। अगर नहीं पसंद है ना आपको मेरे हाथ का काम, तो अपने काम खुद ही कर लिया करो। ये क्या बात हुई रेशमा? ये कौन सा तरीका है बात करने का? जानबूझकर नहीं, लेकिन गलती से सही। साड़ी तो तुमसे ही जली है ना, तुम्हें भाभी से माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम उन्हें ही उल्टा जवाब दे रही हो। देवर जी, इसका ये आज का नहीं है, ये 1000 गलतियां करती है। अगर कुछ भी कहूँ इससे तो बेवजह बात का बतंगड़ बना देती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। आप दोनों में झगड़ा ना हो इस वजह से हमने कभी आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन ये किसी की कुछ भी नहीं सुनती। मेरी जाने दो, लेकिन माँ जी का भी नहीं। देखा मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना, भाभी से मेरा सुख देखा ही नहीं जाता। कैसे मेरे पति को बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी बता रही है। और आप भी विनीत जी, मुझसे एक साड़ी क्या चल गई, आप तो मुझ पर ऐसे चिल्ला रहे हो कि मैंने पूरे घर को आग लगा दी हो। मेरे पापा का साड़ियों का दुकान है, दे दूंगी आपकी एक साड़ी। एक क्या, आपको जितनी चाहिए उतनी मांग लेना। मैं माँ को भी ना आज ही बुला लेती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि आप सब मिलकर मुझे कैसे कितना परेशान करते हो। अब मैं नहीं रहूंगी इस घर में, मैं चली जाऊंगी अपनी माँ के पास। सब चुप हो जाते हैं, लेकिन रेशमा तो जोर जोर से रोना शुरू ही कर देती है। रेशमा बहू चुप हो जाओ। देखो प्रणीता बहू की ये पसंदीदा साड़ी थी, इसलिए वो इतना गुस्सा हो गई। और तुम भी क्या, कुछ भी हो जाए घर छोड़कर जाने की बात करने लगती हो। ये घर तुम्हारा है, घर की बात घर की दहलीज के बाहर नहीं जानी चाहिए। चलो अब सब चुप हो जाओ और अपने अपने काम करो। बहू, मैं किरण से कहूँगी, वो तुम्हें ऐसी ही साड़ी फिर से दिला देगा।
हर बार की तरह सविता एक बार फिर से सबको चुप करा देती है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं, लेकिन रेशमा की गलतियां कम नहीं होती, उल्टा दिन ब दिन बढ़ती जाती है। गलतियां करना, तमाशा करना, अपनी माँ को बुलाने की धमकी देना और सविता का सबको चुप करा देना, ये जैसे इनके घर की दिनचर्या हो गई थी। हर बार ऐसे ही होता था। पर रेशमा सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि अब तो वो कुछ ज़्यादा ही लड़ाकू और ज़िद्दी हो गई थी। झगड़े के कुछ दिन बाद, रेशमा, आज तुम्हें कहीं बाहर जाना है क्या? मैं दिन भर घर में ही तो रहती हूँ, कहाँ जाऊँगी? तुम कभी सीधे मुँह जवाब नहीं दे सकती क्या? आज माँ पापा भी मंदिर गए हैं, भाभी भी मायके गई है, और मुझे और भाई को कुछ काम से शहर जाना है। शाम तक आ जाऊँगा। तब तक तुम ये गहने अपने पास संभाल कर रखना। शाम को एक पार्टी आने वाली है, उनको देना है। बैंक के लॉकर में रखे थे, अभी अभी लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, तो आज आपकी माँ और भाभी नहीं है, इसलिए आप ये काम मुझे सौंप रहे हो। नहीं तो आपको मुझ पर भरोसा कहाँ है? हर वक्त माँ माँ नहीं तो भाभी भाभी करते रहते हो, जैसे मेरी इस घर में और खास करके आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ऐसा नहीं है रेशमा, तुम्हारी मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन माँ और भाभी को ये सब काम करने की पहले से आदत है। तुम नई हो, तुम्हारे पास अभी अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने अब तक तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी। लेकिन लगता है ये योगा योग तुम्हें जिम्मेदार बनाने के लिए ही आया है। आज तुम्हें जो जिम्मेदारी है वो अच्छे से निभाओ और साबित करो कि तुम जिम्मेदार पत्नी और बहू हो। ये लो गहने, संभाल कर रखना, चलता हूँ मैं। विनीत अपनी बात रेशमा को अच्छे से समझा कर वहाँ से निकल जाता है। तभी रेशमा को उसकी दोस्त रानी का फ़ोन आता है। कहाँ हो महारानी आजकल? शादी क्या हो गई, तुम तो दोस्तों को ही भूल गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दिन भर घर के काम चलते हैं, वक्त मिले तो कभी कभी ऑफिस चली जाती हूँ। सच कहूँ ना, मेरे लिए मेरे पास समय ही नहीं बचता। ओके पापा, ओके, ये सब जाने दे। आज हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया है, हम कहीं बाहर जाएंगे, पूरा दिन एंजॉय करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि, अरे मुझे क्या, सबको ऐसा लग रहा है कि तुम भी हमें ज्वाइन करो। अरे आज कैसे पॉसिबल होगा, घर पर कोई है नहीं, पूरा घर मेरे भरोसे छोड़कर सब बाहर गए हैं। फिर तो अच्छा मौका है ना, किसी से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें आना ही होगा, मैं कुछ नहीं जानती। बाय। क्या करूं, मेरा जाने का मन है, घर पर भी कोई नहीं है, लेकिन विनीत जी ने घर पर गहने ला कर रखे हैं। क्या करूं, जाऊं कि नहीं? एक काम करती हूँ, गहने ठीक से रख देती हूँ और चली जाती हूँ। सबके आने से पहले आ जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रेशमा घर में गहने छुपाकर घर अच्छे से बंद करके चली जाती है। सविता और सुधाकर मंदिर से जल्दी वापस आ जाते हैं और विनीत का काम जल्दी खत्म होता है तो वो भी जल्दी घर आ जाता है। रेशमा को घर आने में काफ़ी समय लग जाता है। घर आते ही वो देखती है कि पूरा घर फैला हुआ था। कहाँ थी तुम? कहाँ थी का क्या मतलब है? यहीं पर थी, सब्जी लेने गई थी। सब्जी लेने गई थी ना, तो कहाँ है सब्जी, दिखाओ। अब वो बहुत झूठ मत बोलो, हमें आए हुए 2 घंटे हो गए और तुम 2 घंटे या फिर उससे भी पहले से घर पर नहीं हो। आज हमने पहली बार तुम्हारे भरोसे घर छोड़ा था ना, तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ कितना बड़ा नुकसान हो गया। माँ, तुम किसे समझा रही हो? इसे नाम से कुछ लेना है ना हमारे घर से। बहू, आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से कितनी बड़ी पार्टी हाथ से चली गई। विनीत ने जो तुम्हें गहने दिए थे वो पार्टी को दिखाने थे, करोड़ों का ऑर्डर था, सब सत्यानाश हो गया। सोचा कि तुम्हें फोन करके पूछ लूं कि तुमने गहने कहाँ रखे हैं, पर ना तो तुम्हारा ठिकाना था ना तुम्हारा फोन लग रहा था। पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं पर गहने नहीं मिले। मैंने उनके वक्त का ख्याल नहीं किया, मैं लापरवाह हूं। कितना कुछ सुनाकर वो पार्टी चली गई। इस मार्केट में कमाई हुई पापा की बरसों की इज्जत को धक्का लग गया आज तुम्हारी वजह से। ये क्या? ये देखो, मैंने गहने फ्रिज में ही तो रखे थे। फ्रिज में गहने कौन रखता है? मुझे लगा अगर गलती से घर में चोर आ भी गए तो हर जगह ढूंढेंगे, अलमारी भी तोड़ देंगे, लेकिन उन्हें भी यही लगेगा कि किचन में गहने कौन रखता है, और वो किचन की तरफ नहीं आएंगे और ना ही हमारे गहने चोरी होंगे। मुझे कोई समझ ही नहीं सकता, सच में। इस घर में मेरा कोई नहीं है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं मेरी माँ को बुलाती हूँ। जाओ, जाकर बुलाओ अपनी माँ को। जाओ जाओ बुलाओ। हर बार गलतियां करना, रोना धोना, नाटक करना, अपनी जिम्मेदारी का ख्याल ना रखना, ये सब तुम्हारी आदत हो गई है और तुम्हारी इस आदत की वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। तुमसे कुछ भी कहो तो अपनी माँ की धमकी देती हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूं तुम्हारी इन धमकियों से? नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि क्यों झगड़ा करना घर में, इसलिए तुम्हें जवाब नहीं देता। लेकिन तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। तुम क्या बुलाओगी अपनी माँ को? मैंने खुद बुलाया था। अगर आज मेरी डील फाइनल हो जाती तो मैं पार्टी देने वाला था, लेकिन तुम्हारी करतूत की वजह से सब कुछ चला गया हाथ से। और देखो तो तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है। और तुम्हारी माँ सब कुछ सुन रही है, उन्हें भी पता चले उनकी बेटी अपने ससुराल वालों से किस तरह से बात करती है। मम्मी जी बाहर आइए। माँ, तुम यहाँ, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मत कहो मुझे माँ,
मुझे लगता था शादी हो जाएगी तो मेरी बेटी सुधर जाएगी। तुमने तो अच्छी खासे घर में अशांति कर दी। सुबह जमाई जी ने फ़ोन किया था, तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, कह रहे थे धीरे धीरे क्यों ना सही लेकिन तुम सुधर रही हो। पर विश्वास तुमने पल भर में तोड़ दिया। माना कि तुमने गहने ठीक ठाक रखे थे, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत थी घर तुम्हारे भरोसे होने के बाद भी घर से बाहर जाने की। गलतियाँ करती हो और कोई तुम्हें कुछ कहे तो मायके वालों की धमकियाँ देती हो। अगर 4 दिन की मेहमान बनकर आओगी ना तो स्वागत है तुम्हारा मायके में, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले इतने अच्छे होने के बावजूद भी अगर उनसे झगड़ा करोगी, उन्हें तंग करोगी, तो याद रखना तुम्हारी माँ और पापा भी तुम्हारे नहीं है। ये कान खोल कर सुन लेना और याद भी रखना। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मेरी नादानियों की वजह से आज बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। विनीत जी, मम्मी जी, पापा जी, मुझे एक मौका दे दो बस। मैं 1 महीने के अंदर खुद को सुधार लूँगी और फिर अच्छे से अपनी गृहस्थी संभालूंगी। रेशमा सबसे माफ़ी मांगती है और सबको वादा करती है कि वो सुधर जाएगी और सब लोग उसे माफ़ भी कर देते हैं।